नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मोहन सिंह जी वैसे तो उत्तराखंड से हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है, उनकी कर्मभूमि दिल्ली रही है और दिल्ली में भी उन्होंने 1998 से लेकर और अब तक लगातार वो विधायक रहे हैं और ऐसी कठिन विधानसभा है, वहाँ से वो विधायक हैं और उसके बाद उन्होंने जो जनता का प्यार लिया है और आज भी उनकी जहाँ जो विधानसभा रही, चाहे करावल नगर रही हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद रही हो, वहाँ के लोग आज भी आपके पास आते हैं और केंद्र के नेताओं से लेकर जो जमीन स्तर तक के नेता हैं, सब आपके कर्मठता है वो आपके मुरीद हैं। तो इसी विषय पर आज आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपका विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर भी आज 1 साल हो रहा है, यानी आपकी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरे हो रहे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 1 साल आपका पूरा हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मोहन सिंह जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि आप उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग आते हैं वो मुख्य तौर पर दिल्ली में अपनी जीविका पालन के लिए आते हैं। आप दिल्ली आए और आपने राजनीति को चुना, कैसे आप राजनीति में आए? ये बिल्कुल सत्य है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की वजह से, वहाँ पर काम धंधे न होने की वजह से उत्तराखंड का व्यक्ति शहरों की ओर प्लान के लिए वो आया और उनमें मैं भी था। जब मैं दिल्ली में आया तो हम तो सब लोग नौकरी वगैरह के उसमें थे कि हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, काम धंधे हो जाए, परिवार पढ़ लिख ले, इस प्रकार की हम सब लोगों की सोच थी। ये पता नहीं उस बाबा का क्या आशीर्वाद था, उस देवी देवताओं का, मेरे पूर्वजों का, जिन्होंने पुण्य का काम किया, उसको मैं भोग रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम लोग उत्तराखंडी भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने देवी देवताओं पे। भले हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन गांव में हम अपने देवताओं को, इष्ट देव को पूजने के लिए जरूर जाते हैं। शायद उसी की कृपा थी। एक उत्तराखंडी व्यक्ति होने के नाते हमारे अंदर जो लोगों के प्रति समर्पण भावना, काम करने की भावना और मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं देखना, ये रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? मैं बचपन में जब अपने उत्तराखंड में पढ़ता था, 8वीं 10वीं 12वीं, तो वहाँ अक्सर कर क्या होता था, जब चुनाव का मौसम आता था, नेता लोग वहाँ पहुँचते थे और वो जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के पॉपुलर होने का प्रयास करते थे, तो शायद मेरे को लगता है कि मैं भी उनको देखता था। फिर मैं कॉलेज के उसमें आया, तो उसमें जाने के बाद स्कूलों का मैंने कमांड संभालने लगा, इस प्रकार का रहा। लेकिन परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने की वजह से हमको रोजी और रोटी रोजगार के लिए दिल्ली जैसी महानगरी में आना पड़ा। और दिल्ली की महानगरी में आए तो सीधा सीधा संपर्क आरएसएस से हुआ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हुआ। संघ की शाखाओं में जाना, लोगों के साथ बातचीत करना, शाखाओं को और मोटिवेट करना, लोगों को प्रेरित करना कि साहब चलिए शाखा में, चलिए शाखा में, शाखा लगा करके वहाँ इस प्रकार का था। वास्तव में मैं जो मानता हूँ, मैं आज जिस पोस्ट पे भी हूँ, इस संघ की बदौलत हूँ। क्योंकि एक छोटा सा सिंपली एक साधारण कार्यकर्ता होना, संघ के आशीर्वाद से मैं मंडल में आया, जिले में आया, फिर जिले के बाद में पिछले वर्षों में प्रदेश तक में उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन क्योंकि संघ का आशीर्वाद था, एरिया बड़ा उबड़ खाबड़ था। उबड़ खाबड़ का मतलब ये था, वहाँ गरीब तबका रहता था, लोग उनके मकानों पे कब्जे करते थे, बहू बेटियों को छेड़ते थे, लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। तो मैं कभी उनसे डरा नहीं, और नहीं डरने का ये मकसद ये था कि लोगों ने, जब मैं पहली बार 1998 में चुनाव लड़ा, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ जो बहुत बड़ी रोचक कहानी मेरे मन में आज भी मुझे याद कराती है
कि लोग जब वोट डालने के का दिन आया, सुबह 4 बजे से लाइन पर डल गए, और 4 बजे लाइन पर लग जाएं और 100% अपना वोट दयालपुर स्कूल में डाल दें, तो उससे जीत का आधार बन गया। बिल्कुल। और जब जीत का आधार बना तो निश्चित रूप से उसमें वोट बहुत कम थे, लगभग मेरे को लगता है उस समय में 1 या 1.25 लाख करीब वोट होंगे, और 1.25 लाख वोट होंगे। तो लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, कि मोहन सिंह बिष्ट यहाँ का विधायक का चुनाव लड़ रहा, तो सब लोग वोट पोल करें। और बड़े मजे की बात है, हमारे गांव से कोई आया था, रिक्शे में आया, तो उसको पता नहीं था ये इनका रिश्तेदार है, तो कहने लगे जी हम तो मोहन सिंह बिष्ट को वोट देंगे, क्योंकि वो हमारा जैसा है, गरीब परिवार में है, और ऐसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो भी रहता है, तो हम बिष्ट को वोट देंगे। और आप सब लोगों की दुआओं से, उन लोगों के आशीर्वाद से 1998 में मैं पहली बार वहाँ से विधायक बना। और जब विधायक बना तो वहाँ लोगों के अंदर, मनों के अंदर एक ही थी कि हम यहाँ के मालिक हैं, और वो अपने, ये हमारी रिया का मतलब प्रजा है, और मैं इसको कभी नहीं मानता था। मैं तो ये मानता था हमने जमीन खरीदी है, जमीन का सीधा सीधा माँ से संबंध है। मैं कहता था लोगों को हमने माँ खरीदी है, माँ का सम्मान हमने करना है। तो मैं लगातार संघर्ष करता रहा, और जिसकी वजह से लगातार मैं विधायक बनते आ रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो सीट थी, पहले वाली सीट, वो मुस्तफाबाद थी, और मुस्तफाबाद का एरिया बहुत बड़ा था, जो करावल नगर तक था, और करावल नगर का जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा थी। जैसे आपने जिक्र किया कि किस तरह से वहाँ गंदगी और क्राइम और जो लोग थे, तो वहाँ, क्योंकि मैंने भी, जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो शुरुआत में मैं करावल नगर की तरफ, भजनपुरा से आगे सब घूमता था, तो मुझे लगता था कि कैसे यार नरक में लोग रह रहे हैं। आपकी मेहनत से वहाँ खड़ंजे भी बिछे, सड़कें भी बनी, और अभी मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ चेंज हो गया वहाँ। तो इसमें कितना संघर्ष लगा? नहीं, मैंने कहा कि हमारे में और हमारे लोगों में, हमारे परिवार के मित्रों में हम संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, और यदि संघर्ष का रास्ता चुनते हो तो 93, 98 और से लेकर के 2008 तक वहाँ की स्थिति क्या थी कि वहाँ भैंसा बुग्गी तो चल सकती थी, लेकिन आदमी नहीं जा सकते। बिल्कुल। मैंने उसके लिए लगातार संघर्ष किया, वहाँ सड़कें बनाई, पीने का पानी लाया, वहाँ बिजली के नाम से कोई ग्रिड नहीं था, वो ग्रिड का निर्माण भी मैंने ही कराया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने करावल नगर के अंदर वीर सावरकर एक जगह है जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पे ग्रिड का निर्माण किया, अनेकों फीडर डलवाई। फीडर डालने के बाद वहाँ प्रत्येक एरिया के अंदर बिजली की समस्या का समाधान करने में मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली। मुझे याद है एक बार मैं किसी अधिकारी के कार्यालय पे कड़कड़डूमा में गया, और जब कड़कड़डूमा में मैं पहुंचा तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मेरी विधानसभा में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन इस प्रकार की दुर्घटना घटती हैं। जब आपने डेवलपमेंट चार्ज के नाम से इनसे पैसा लिया है, आपने प्लॉट हैंडओवर टेक ओवर कर दिया है, तो इनको बिजली क्यों नहीं, बिजली की स्कीम क्यों नहीं बनाई गई? पता नहीं अधिकारी के दिमाग में क्या था। मिस्टर थालिया थे SC, उसने कहा हम आपका पैसे वापस करा देते हैं। मैंने कहा अच्छा, पर बिजली नहीं देंगे। मैंने कहा भाई इतने सालों से आपने हमसे पैसा लिया और फिर बिजली ना देने का क्या है? नहीं, वो मेरे पे गर्म होने लगा। मैंने कहा मिस्टर थालिया, इसका रिजल्ट तुम्हें बहुत बुरा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यंग था तो मैंने अपने वहाँ के लोगों को कॉल किया, लगभग 120 गाड़ी भर करके कड़कड़डूमा बिजली दफ्तर पर मैं गया, और जब मैं गया तो हमारे लोगों ने
क्योंकि बिजली नहीं थी, सब लोगों के अंदर गुस्सा था और उनसे पैसा ले लिया, जेब काट ली। तो हुआ क्या, वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े बड़े लोहे के गेट लगे थे, लोगों ने गेट तोड़ दिए और यहाँ तक कि लोगों ने पत्थर उठाए, उनके शीशे, बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए। फिर अधिकारियों ने हमें ऊपर बुलाया, तो इतने में मुझे वो थालिया साहब नजर आया। तो मैंने, थालिया साहब मैं आ गया हूँ, पैसे का चेक बनाओ। वो उसने कपड़ों में पेशाब कर दिया। अच्छा, डर गए लोग भीड़ देख के? हाँ, मैंने कहा मिस्टर थालिया, ये बिल्डिंग देखिए ना आपने, मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा। यदि करावल नगर को बिजली नहीं मिली तो मैं आपको चैन से नहीं रहने दूंगा। उस समय हमारे सांसद लाल बिहारी तिवारी जी थे। तिवारी जी ने अपने ड्राइवर को कहा, स्कॉटी वाले को कहा, बिस्ट आ गया है भाई, अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए खिसको। तो थाली ना वो अपने तिवारी साहब उनका पक्ष लेने में कहा, तिवारी जी आप पक्ष ना ले, मुझे बिजली चाहिए। हाँ, ये जनता की डिमांड, मैं जनता की डिमांड है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा और मैं आया ही इन्हीं की वजह से हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, दूसरे दिन हमने एक फीडर, खजूरी चौक तक हमने एक फीडर की लाइन डाल दी, जिससे ये तो नहीं कहूँगा 100% बिजली ठीक हुई, लेकिन बिजली के आने की स्टार्टिंग चालू हो गई और वहाँ बिजली मिल गई। और मैंने वहाँ ग्रिड के संबंध में अपने मदन लाल खुराना जी से निवेदन किया। उसमें मिस्टर दुग्गल जो थे वो DSU के CO थे, उन्होंने दुग्गल को कहा मिस्टर हमारा बच्चा है और यहाँ ग्रिड बननी चाहिए, और फ़ोन काट दिए और आपको विश्वास नहीं होगा वो कार्रवाई चालू हो गई। फिर मुख्यमंत्री शीला जी थे, शीला जी से मेरी बात हुई। फिर मेरे यहाँ वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स में एक ग्रिड का निर्माण किया गया और जिसकी वजह से करावल नगर पूरी विधानसभा इंक्लूड मुस्तफाबाद, वो दोनों में लाइट वगैरह आ गई। उसमें मुझे याद है, उसमें बिजली आती भी थी तो बिल्कुल डिम, उसकी पावर नहीं होती थी, बिल्कुल कब चली जाए पता नहीं होता था। लेकिन आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन और ये सब होता था, ये लगातार होते रहते थे। वहाँ पे क्या था कि हम लोग जो गांव के लोग थे, किसान लोग थे, जिनके ट्यूबवेलें वहाँ चलती थी, जब हम वहाँ पर लाइट लेने जाते थे तो वो 100 रुपया प्रति माह हमारे लोगों से पैसा वसूल करते थे। यहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, एक तुकमीरपुर रोड पे क्या था, बिजली का पोल था, वहाँ लोग डालते थे, लेकिन वो पैसा वहाँ का लोकल आदमी लेता था। गलती से 1 या 2 दिन हो जाते थे तो वो तार समेत उठा ले जाता था। लोगों को इतना भय था। और मेरे के आने के बाद भय नाम की चीज़ें ख़त्म हो गई और ख़त्म होने के बाद निश्चित रूप से पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस करावल नगर में पूरी तरह से बिजली आ गई है। और मैं ये भी देखा मैंने वहाँ की, जैसे आपने कहा कि जो क्राइम होता था तो आपके नाम से जो क्रिमिनल थे वो मुझे याद है कि आसपास नहीं ठहरते थे, वो भाग जाते थे। हुआ क्या, एक बार मुझे एक वाकया याद आया। मैंने वहाँ जितनी भी राशन की दुकानें थी उन सबको कहा, मैंने उस समय राशनिंग ऑफिसरों की एक मीटिंग की। मैंने कहा भाई यहाँ गरीब तबका रहता है और गरीब तबका रहता है तो कम से कम अपनी दुकानों पे किस किस दिन आपके यहाँ राशन आता है ये पट्टिका लगनी चाहिए और हमारा व्यवहार उनके प्रति मधुर होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। शायद वो मेरी उस बात को समझ नहीं पाए होंगे, पटका लगा दी, मुझे गाली देने लग गए। मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन एक दिन वो लोग एक एसोसिएशन बना करके मेरे घर पर आ गए और घर के ऊपर मैं बैठा हुआ था। कहने लगा साहब आपके खिलाफ ना धरना और प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा क्या ऐसी बात हो गई? कहने लगे साहब राशन के मामले में आपने हमारी इतनी टाइट कर दिया, अब हम राशन
वो उत्तराखंडियों का बहाना दे करके, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता था, उनका नाम लेने लगे। हुआ क्या, मैंने उनसे पूछा भाई तुम राशन टाइम से क्यों नहीं बांटते हो? कहने लगा यहाँ तो ऐसा ही चलेगा, हमारा ही राज चलेगा। मैंने कहा आपका राज नहीं चलेगा। मैंने उस समय में फूड कमिश्नर थे, तो उनको तुरंत फ़ोन लगाया। मैंने आपका दुकान का नंबर क्या है? जब पूछा तो वो 3-4 लोग तो भाग गए, एक रह गया। वो मुस्तफ़ाबाद में उसकी दुकान थी, वो बेसिकली राजस्थानी था। उसको ये नहीं पता था कि तेरे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने ट्रक लगा दी, मैंने कहा राशन बाई ट्रक बटेगा, किसी की दुकान पे नहीं रखा जाएगा। पर्ची भले ही दुकानदार काटेगा, पैसा भले ही दुकानदार को मिलेगा, लेकिन ये राशन के दुकान के आधार पे ही यहाँ राशन बांटा। आपको यह जानकर बड़े आश्चर्य होगा, मैंने 2-3 दुकानें सस्पेंड करा दी। तो इस प्रकार का मेरा उस समय का रुतबा था और मैं ये करता रहता था। जिस समय मुझे याद है जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ तो पहले तो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी की उसमें नहीं था। लेकिन बाद में जब जनता का प्रेशर बना तो उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में उत्तरांचल प्रकोष्ठ भी बना एक, और उसमें जो उत्तराखंड के नेता लोग थे उनके अलावा आपकी बड़ी भूमिका उसमें रहती थी। जो हम आए दिन जंतर मंतर धरना देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब उत्तराखंड आंदोलन चालू हुआ तो मैं जब इधर से विधायक था तो मैंने एक एसएचओ को बोला भैया इतना राशन भेज दो, इतना ये कर दो, इतना ये कर दो। ये इतनी दूर से लोग आए, निश्चित रूप से उन्होंने मेरी मदद की, मैं उसके लिए तो उनका आभारी हूँ। अब जिंदा हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सत्य है कि यदि उत्तराखंड राज्य कहीं बना तो स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिला। उस समय में अपने बची सिंह रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनसे एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में 3 राज्यों का एक प्रस्ताव लाया गया कि वे पृथक राज्य बने, जिससे यहाँ इस दिल्ली का जो डेवलपमेंट के लिए उन प्रदेशों को पैसा जाता है वो पूरी तरह से खर्च हो, वहाँ का प्लान रुके। ये वास्तव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य बना। ये सत्य है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम ना आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो तो लेकिन चल ही रहा है। मैं उस पर लगातार संघर्ष करता रहा। लेकिन मैं दिल्ली का विधायक हूँ, जहाँ से मैं विधायक चुन के आया हूँ। मैं तो उन लोगों का आभार जताना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, लेकिन उस माटी को मैं लगातार पूछता हूँ जहाँ से मैंने जन्म लिया। और जन्म लिया तो कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य बनता है उस माटी के प्रति मुझे उत्तरदायी रहना चाहिए। और मैं उसके लिए मैंने उस समय में वो काम किया। और दिल्ली में आया तो दिल्ली के लोगों के लिए, वहाँ की माटी में पैदा होने वाला बच्चा यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष करना, ये मेरे जीवन के अंदर एक प्रकार का कार्य रहा। जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार आई और दोबारा जब चुनाव हुआ, कि 2008 में फिर मैं करावल नगर में चुनाव लड़ने चले गए। तो उस समय 2015 में 13 में चुनाव हुए। 13 में मैं था, क्योंकि 32 हम लोग थे। और 32 होने के बाद निश्चित रूप से हमने सरकार बनाना स्वीकार नहीं किया। हर्षवर्धन जी, हमने वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस समय में हमने दिल्ली के लिए इतना काम किया, क्योंकि 2008 में मेरी सीट बदल गई। सीट बदलने का जो हिस्सा था वो सोनिया विहार का हिस्सा था। वहाँ हुआ क्या कि वहाँ न बिजली था, न पानी था, न सड़कें थी, और कच्ची नहीं साहब, वो तो ओ जोन में था।
हाँ, वो खादर का खादर का इलाका, यमुना का रिवर बेड एरिया था। तो वहाँ कोई पैसा नहीं लग सकता था। मैंने वहाँ करोड़ों रुपए का बजट लगाया, और बजट ही नहीं, उस समय में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि मैं अपने घर पे गया, छत में मैं पानी की टैंकी को साफ करने लगा, पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से नीचे गिर गया, छत में गिर गया। मेरा ये दायां हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया। लेकिन उस समय में पीजी सेल में मैंने एक केस डाला था, एक याचिका डाली थी कि ओजोन में डेवलपमेंट किया जाए, जब वहाँ आप थाना बना सकते हैं, हाँ, ग्रिड बना सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं, यूजीआर जगह जगह बना सकते हैं। तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है? तो जब जिस दिन मेरी पेशी थी, मैं गया उस समय में माननीय चेयरमैन साहब के पास। आर नारायण स्वामी जी उसके चेयरमैन थे। जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी, वो मुझसे कहे आप क्यों आए? स्वतः मैं इस मामले को कर देता और आपको विश्वास नहीं होगा। अनऑथराइज कॉलोनी में, ओजोन वाली कॉलोनी में, रिवर बेड एरिया में काम करना प्रारंभ हो गया। यदि चौमुखी विकास हुआ। लेकिन हुआ क्या, फिर मैंने वहाँ जो वाटर लेवलिंग वगैरह की तो काफ़ी मकान नीचे चले गए, क्योंकि वो रिवर बेड ऐसा सिस्टम था कि वो वहाँ का पानी निकालने के लिए हमको रोड का तो लेवल लेना पड़ेगा। वहाँ के ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब इसने हमारे एक एक मंजिल मकान दबा दिए, मुझे चुनाव हरा दिए। मैं 2015 में फिर चुनाव हार गया, और हारने के बाद उसमें आम पार्टी की सरकार बनी। उसमें जबकि वहाँ से जो वो बना, आज हमारे पार्टी में मंत्री भी है कपिल मिश्रा, और वहाँ से फिर दोबारा विधायक, फिर वो वहाँ से चुनाव लड़ा। पार्टी ने मेरी टिकट काट दी। काटने के बाद मुझे बड़े निराशा हुआ। मेरे को उस समय में केजरीवाल के कैंडिडेट को मैंने वहाँ से हराया, दुर्गेश पाठक, वहाँ 2020 में। हाँ नहीं, हाँ 2020 में आप फिर दोबारा जीत गए। मैं दोबारा 1 लाख वोट से उसी करावल नगर। उसमें भी तो बीजेपी के लिमिटेड लोग थे। हाँ 8 लोग, केवल 8 लोग थे, 8 में से एक आप मैं था उसमें। और उसके बाद जब भी 2025 का चुनाव हुआ, 2024-25 तो फिर तब आपको करावल नगर से सीट नहीं मिली, आपको मुस्तफाबाद से सीट मिली। नहीं, उस समय में पार्टी की क्या वजह थी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे मुस्तफाबाद की डी ग्रेड की सीट पर चुनाव, डी ग्रेड की सीट, और चूंकि उसका जो जनांकिकी है, उसकी जो डेमोग्राफी है, वो थोड़ा सा बीजेपी के माइंड सेट से थोड़ा अलग है। गरीब तबका है। और क्योंकि उन लोगों को 1998 से लेकर के 2008 तक मेरे क्रियाकलाप, काम करने का तरीका, और यदि सरकार पैसा नहीं दे रही तो हरिजन फंड से वहाँ पैसा लाना, वहाँ पे यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार मैंने SC/ST बोर्ड से बजट के लिए अप्लाई किया। उसके एवज में मुझे क्या करना पड़ा, मैंने सुअर मंगाए, 500 रुपये सुअर वालों को दिए। मैं सुअर वालों से रिक्वेस्ट करी थी, मैं जहाँ जहाँ मेरा दौरा हो सुअर आगे से घुमाओ। फिर मैंने वहाँ सड़कों वगैरह का निर्माण किया। उसका मुझे अब की बार रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, मुझे 3 पीढ़ियों ने आशीर्वाद दिया। दादा ने भी दिया, बेटे ने भी दिया, पोते ने भी दिया, दादी ने भी दिया, बहन ने भी दिया, उसकी बेटी ने भी। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको वो टिकट मिला था तो सब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये सीट तो गई, लेकिन आपने जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई। अच्छा, कभी अभी आप इतने सालों बाद आपको दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष बना गया, यानी एक संवैधानिक पद आपको दिया, कभी मन में आता है कि राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए? निश्चित रूप से, लेकिन यदि जिस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ की है, यदि मेरी कलम से वास्तव में लोगों के जीवन के अंदर खुशी आ सके तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। यदि ऐसो आराम करना होता तो शायद मैं विधायकी को लड़ना पसंद नहीं करता। मेरे मन में एक ही है कि संघर्ष करें, वो करें जनता जनार्दन के लिए।
कोई किसी को पैसा तो देता नहीं, कोई किसी को कुछ तो नहीं देता, लेकिन मुझे खानी 2 रोटी है, दाल और रोटी यदि मुझे मिल रहा है वो परमात्मा दे रहा है। और हर चुनाव में जब मैं लड़ता हूँ तो मैं पहाड़ में अपनी ज़मीन बेच के आता हूँ। और पिछली बार भी मैंने लगभग 23 लाख रुपए की एक ज़मीन एक जगह बेची। इसी प्रकार से मैं बेचता रहता हूँ। मेरे बाप दादा की जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच करके मैं चुनाव तब यहाँ राजनीति नहीं तो यहाँ दिल्ली में तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जो राजनीति करते हैं, करोड़पति बन जाते हैं जी। और आज आप देख रहे होंगे जी वही स्थिति है। मैं आज भी अपने आप को विधायक नहीं मानता। बिल्कुल, मैं भी देख रहा था कि आपके यहाँ जो लोग आए हुए हैं तो इतने सारे लोग जो आपके पास आते हैं कि हमारे यहाँ आज भी अगर कोई समस्या है, बिजली, पानी, खड़ंजा, तो करावल नगर के भी आपके पास आ रहे हैं, मुस्तफाबाद के भी, और आसपास और भी लोग आपके पास आ रहे हैं। ये बड़ी मैंने देखा कि बड़ा आपका जो आकर्षण है जनता में, कि जनता चाहती है कि आपके पास रहें और आपकी उनकी समस्या सुलझाएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं ऐसे पद पर पहुंचा हूं। और यदि इस पद पर पहुंचा हूं तो अपनी कलम से सबका भला होना चाहिए। मैं जहां से विधायक हूँ वहां का तो होना ही चाहिए। अभी आपको मैं बताऊं, जहां मैं अभी जीत के आया हूँ मुस्तफाबाद में, लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा पीएनजी गैस लाइन डलना, पानी की लाइनों को दोबारा से करना। अभी मैं एक काम और कर रहा हूँ वहाँ कि उस लाइन के बाद मैं बिजली को अंडरग्राउंड कर रहा हूँ। अभी मैं करावल नगर रोड को जो दयालपुर से लेकर के करावल नगर चौक से मुखिया मार्केट से शिव विहार तिराया, और शिव विहार तिराहा से उसको भजनपुरा और वजीराबाद रोड पे उसको लिंक करने के लिए जो ब्रिजपुर तक है उसको ले जाने का काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले वर्षों के अंदर 2009 में भी एक याचिका डाली थी। उसी याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया था, लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अधिकारी भ्रष्टाचार में से बाज नहीं आ रहे। मैंने पिछले दिनों में इसी मुस्तफाबाद के जो 6 मंजिल के मकान हैं, जिनकी वजह से पीने की पानी में कटौती हो रही है, शिविर के नाम से लोग वास्तव में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, तो बहुत सी ऐसी हैं। और यही नहीं, वहाँ पर पोल्यूशन के नाम से ई कबाड़ का बहुत बड़ा धंधा किया जा रहा है। और वो यदि वो धंधा हो रहा है तो लोगों का जीवन खराब हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही, बहुत सी प्रकार की समस्याएं हैं और लगातार मैं इस समस्याओं से जूझता हूँ। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर है कि मैं पहले तो खूब वैसे प्रैक्टिस करता, घूमता था, ये करता था, वर्जिश करता था। आज जब मैं कॉलोनियों में दौड़ता हूँ मेरे शरीर जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, समय में जी। और चूँकि आपकी जो जनता है वो गरीब जनता है और उसकी, जैसे आपने बताया कि आप सेवा कर रहे हैं, कोई आपने मास्टर प्लान कभी सोचा कि हम कितनी कोशिश करेंगे इनका स्तर उठ जाए और एक हमें लगे जैसे नई दिल्ली है ऐसे हम पूर्वी दिल्ली को या आपके जो इलाका है उसको बना सकें? निश्चित रूप से हो सकता है। हम सब लोगों की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति रखने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन प्लानिंग करने के लिए दिमाग जरूर खर्च होता है। यदि मैं भजनपुरा से लेकर के दयालपुर तक मैं रोड को चौड़ा कर सकता हूँ, वहाँ पर भजनपुरा पर मजार था मैं उसको हटा सकता हूँ, तो वहाँ से मैं आगे रोड क्यों नहीं चौड़ा कर सकता हूँ। लेकिन टेक्निकल कई कारण ये हैं कि अधिकारी लोग अपनी चमड़ी को बचाना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, जेब भरना जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं वो काम में जरूर करूँगा। और यही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा ई कबाड़ का धंधा है, 25 गज में 8 मंजिला मकान बन जाता है, 6 मंजिला मकान बन जाता है। हाउस के अंदर मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ, अधिकारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। खाली वहाँ पे सीलिंग या उसके आदेश लगा करके या नोटिस देके इसको तीसरी कर दे रहे हैं अधिकारी। अभी तो जैसे सरकार आपकी है, नगर निगम भी आपका है, विधानसभा भी आपकी है और केंद्र में भी सरकार आपकी की है, तो अभी तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन ठीक हो रहा होगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन ठीक है, लेकिन अधिकारी गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मैं लेटर लिख रहा हूँ
जिन अधिकारियों की वजह से करावल नगर जैसे और मुस्तफ़ाबाद जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ की दुर्दशा किसी की वजह से, तो ये नगर निगम और 11 साल जो केजरीवाल की सरकार है, यदि तुम 30 या 35 या 40 फीट में शराब के ठेके खोल देते हो तो इनके लिए आप पीने का पानी नहीं दे सकते हो, आप सड़कें नहीं बना सकते हो, वहाँ कम्युनिटी सेंटर जो सरकारी लैंड है उसको खाली नहीं करा सकते हो। सिर्फ केजरीवाल साहब 11 साल तक लोगों को पागल बनाते रहे। मैं ही था विधानसभा के अंदर जिस केजरीवाल को मैंने स्पष्ट कहा था, केजरीवाल तुम तो ऊपर वाले का तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि इन दिनों के अंदर बारिश आ गई, और बारिश नहीं आती तो पानी नहीं आता। ये तो श्री इंद्र देवता की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये सिग्नेचर ब्रिज का प्रस्ताव मैं लेके आया था विधानसभा में, मेरा प्रस्ताव था ये। और मैं आभार जताना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज यही सिग्नेचर ब्रिज मेरे खजूरी के में उतर रहा है, जिससे हम सब लोगों की पहचान बनी है। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ से उतरता है, कहाँ से चढ़ता है, कहाँ से उतरता है, ये रहा। अच्छा, अभी आपने केजरीवाल की जो कि चर्चा हो गई और आज ही केजरीवाल को दिल्ली की एक लोकल अदालत ने क्लीन चिट दे दी जो शराब का जो था अलॉटमेंट। बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया था, चुनाव जीतने में इस जो शराब घोटाले ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप उसको किस तरह से देखते हैं, कोर्ट का जो फैसला है? तो निश्चित रूप से निचली अदालत का फैसला है और अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। क्या कोर्ट ने कहा है? सीबीआई ने तो दी है ना, ईडी ने तो दी है ना, और सीबीआई ने किस बेस पे दी है? यदि उस व्यक्ति ने कई 100-150 सिम खरीदी थी टेलीफोन की, वो कहाँ गई? उनको क्यों नहीं लिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात किया। यदि वो सिम उसकी वो करनी चाहिए, सिम कहाँ गई, क्या करना चाहिए, उनकी जांच पूरी तरह से करना चाहिए। वो जांच प्रक्रिया ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आज उसको क्लीन चिट तो मिल गई होगी, ईडी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दिल्ली ईडी भी छोड़ दे, सीबीआई भी छोड़ दे, लेकिन हाईकोर्ट में जरूर जाएगा। लोगों की वो आंखों के आंसू जो कोरोना जैसे महाकाल का उसमें जो लोगों की इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी, उसका पाप तो केजरीवाल साहब को जरूर लगेगा, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। तो मोहन सिंह जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी जो जनता है जो आपको इतना प्यार देती है, वो उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।